जय हिंद प्यारे बच्चों। बिहार दरोगा रिवीजन सीरीज का, बिहार दरोगा संजीवनी रिवीजन सीरीज का हिस्ट्री का ये दूसरा रिवीजन सीरीज है। प्यारे बच्चों, आज के इस रिवीजन सीरीज में हम लोग यार रिवाइज करने जा रहे हैं पूरी तरीके से महाजनपद काल, मगध का उत्थान, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल के प्यारे बच्चों आपका शुंग, कण्व, चेदी और सातवाहन वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब हम लोग यार महाजनपद की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि भाई लोहा का खोज 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा आपको एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। अब महाजनपद के उत्थान में यार लोहा का क्या कार्य है प्यारे बच्चों। लोहा का जब यार प्रादुर्भाव हुआ तो फटाफट जंगल कटने लगे, है ना जी, खेत बनने लगा और उपज यार ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा। और जब ऐसा होगा तो लूटपाट होगा, और जब लूटपाट होगा प्यारे बच्चों तो भैया पूरे हिंदुस्तान में शक्ति 16 केंद्रों पर केंद्रित हुई। ये बना यार 16 महाजनपद। प्यारे बच्चों, अब आते हैं महाजनपद पर। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिहार दरोगा के सीरियस एस्पिरेंट हैं, एक रिवीजन आप मतलब कि देख लीजिए, एक रिवीजन संजीवनी रिवीजन सीरीज का एक रिवीजन आप देख लीजिए। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है, फाउंडेशन क्लियर नहीं भी है, आईक्यू लेवल सही है, प्यारे बच्चों निश्चित तौर पर हर रिवीजन के बाद आप तरोताज़ा होकर निकलेंगे। तो आते हैं और बात करते हैं 16 महाजनपद का। अब 16 महाजनपद में प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर उत्तर में पहुँचे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में प्यारे बच्चों कम्बोज महाजनपद, और कम्बोज महाजनपद की राजधानी हाटक, और कम्बोज महाजनपद यार अपने यार घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो हम लोगों ने कम्बोज को जाना। कम्बोज के बाद यार पश्चिमोत्तर हम पहुंचते हैं कहाँ, तो पेशावर, पाकिस्तान के पेशावर में, जहाँ यार गंधार महाजनपद था। और गंधार की राजधानी आप सभी जान रहे हैं तक्षशिला, और तक्षशिला उस समय यार विद्या और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय प्यारे बच्चों कहाँ, तो तक्षशिला में। और तक्षशिला का निर्माण के बारे में कहा जाता है कि राजा भरत के बेटा तक्ष से इसका नाम तक्षशिला पड़ा। अब तक्षशिला आए हुए हैं, तक्षशिला आए हुए हैं, तो हम लोग यार यहाँ के राजा पुष्कर सारिन के बारे में बात करेंगे। पुष्कर सारिन अवंती के राजा चंड प्रद्योतक को हराया था, याद रखेंगे। ये आएगा चंड प्रद्योतक मगध के उत्थान में भी आएगा। प्यारे बच्चों, तीसरा महाजनपद हम लोग राजस्थान के जयपुर इलाका में पहुंचते हैं। बिल्कुल यार आपका दिमाग वहां पहुंचना चाहिए। भारत का नक्शा जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूं उस ढंग से आपका दिमाग वहां पहुंचना चाहिए, तभी आप दरोगा के रियल एस्पिरेंट हैं। तो जयपुर इलाका में आते हैं और हमें मिलता है मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर। अब हम लोग यार दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहाँ कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी प्यारे बच्चों इंद्रप्रस्थ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम पहुंच रहे हैं तो हमें मिल रहा है यार पंचाल महाजनपद, जिसका यार उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी राजधानी प्यारे बच्चों कामपिल। और फिर प्यारे बच्चों पंचाल के बगल में जब आ रहे हैं तो हमें मिल रहा है यार चेदी महाजनपद, और इसकी राजधानी प्यारे बच्चों शक्तिमती। और चेदी महाजनपद का ही तो यार आपका शिशुनाग था। अब यार चेदी के बाद हम लोग पहुंचते हैं वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान का प्यारे बच्चों इलाहाबाद। और वहाँ के राजा प्यारे बच्चों उद्यन था, और उद्यन को बौद्ध धर्म का दीक्षा देने वाला पिंडोला महाराज। अब यार वत्स के बाद हम लोग आते हैं यार कौशल, और कौशल की राजधानी प्यारे बच्चों श्रावस्ती, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल प्यारे बच्चों कुशामती। कौशल का राजा प्रसेनजीत था, मगध के उत्थान में आएगा, इनकी चर्चा आएगी। कौशल के बाद हम लोग पहुंचते हैं काशी, और काशी की राजधानी प्यारे बच्चों बनारस। और काशी के ऊपर जब हम लोग यार देवरिया उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं तो वहाँ महाजनपद है यार मल्ल, और मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा। प्यारे बच्चों, भारत का सबसे यार दक्षिणी महाजनपद असमक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था, और वर्तमान में
महाराष्ट्र और तेलंगाना का इसका इलाका था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। फिर प्यारे बच्चों अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी प्यारे बच्चों महेशमती। और प्यारे बच्चों यही अवंती का तो चंड प्रद्योतक था जो किससे हारा था? गंधार के राजा पुष्कर सारिन से। अब यार सुरसेन महाजनपद आपका, इसकी राजधानी आपका कहाँ है? तो मथुरा। और बिहार में जब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है यार मगध महाजनपद, गंगा नदी के यार दक्षिण साइड में, जिसमें इलाका आ जा रहा है यार शाहाबाद का, पटना का, आपको यार गया, जहानाबाद और झारखंड के बॉर्डर लाइन इलाका तक मगध महाजनपद। और गंगा के उस साइड यार बज्जी महाजनपद। और बज्जी महाजनपद यार 8 राज्यों का गणराज्य था। और आप तो जानते हैं यार कि दुनिया का पहला रिपब्लिक, दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली था। तो बज्जी 8 गणराज्यों का समूह था। लेकिन इसमें यार प्रमुख जो गणराज्य थे वो विदेह थे, बज्जी थे और प्यारे बच्चों लिच्छवी था। और फिर यार इधर आ जाइए इस साइड, तो है ना क्या अंग, और इसकी राजधानी चंपा। अब देखो कहानी कहाँ से चालू होता है। कहानी चालू होता है यार मगध का उत्थान का बात करेंगे तो कहानी तो मगध से ही प्रारंभ होगी भाई। तो मगध का राजा भट्टिय था, जिसने यार अंग के राजा ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिय पर आक्रमण किया और उसको हराया और मगध के कुछ इलाकों को कब्जा किया। लेकिन 544 ईसा पूर्व में मगध में यार शासन आया हर्यक वंश का, और इसकी राजधानी थी राजगिरी या ब्रजगिरी। और राजधानी राजगिरी या ब्रजगिरी होने के पीछे जो कारण था, तो राजगिर यार चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपको ब्रह्मगिरी, वैभवगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, स्वर्णगिरी, ये जो पहाड़ियां हैं राजगिर के इर्द गिर्द है। बिंबिसार को यार सुरुनिक भी कहा जा रहा है। और बिंबिसार ने मगध को कैसे बढ़ाया, मगध का कैसे उत्थान किया? तो बिंबिसार अंग को भैया जीतता है और मगध अकेला था और मगध में आ गया अंग। उसके बाद बिंबिसार ने यार वैवाहिक संबंध बनाए। तो गंगा के यार उस तरफ लिच्छवी के राजा चेटक की बेटी चेलना से इसकी शादी हुई। चेटक की बेटी चेलना से इसकी शादी हुई। और आपके यार इस साइड पश्चिम में कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से इसका विवाह हुआ और काशी का कुछ हिस्सा दहेज में मिला और कुछ अच्छे संबंध भी इसने बनाए। अवंती का वही राजा चंड प्रद्योतक है ना प्यारे बच्चों, जिसे हो गया यार जॉन्डिस पीलिया, और उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को अवंती भेजा। तो आप देख रहे हैं कि बिंबिसार मगध को बढ़ा रहा है। 16 महाजनपद है इसमें यार। बिंबिसार के शासनकाल में ही हम कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत अगर देखिएगा तो कौन हो चुका है? मगध। मगध के पास अंग है। मगध का यार ससुराल देखो यार गंगा उपटी, इधर यार कौशल, काशी और अवंती के साथ भी अच्छा संबंध। प्यारे बच्चों बिंबिसार मानता था धर्म, आपको यार शुरुआती में बौद्ध धर्म को माना, फिर इसने यार जैन धर्म को माना। गौतम बुद्ध यार खुद इसके दरबार में आए थे, लेकिन और इस गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। और 492 ईसा पूर्व देखो कितना दिन का शासन हो गया। 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या इसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। इसलिए अजातशत्रु को हम लोग पितृहंता भी कहते हैं, बाप का हत्यारा भी कहते हैं। पर बाप का हत्यारा था। पर बात यहाँ हो रहा है मगध के उत्थान का। तो मगध के उत्थान में अजातशत्रु का भी रोल है। अजातशत्रु ने प्यारे बच्चों क्या किया? सबसे पहले जैसे ही यार बिंबिसार को मारा तो दोनों मामू घर से यार प्रॉब्लम हो गया। ऐसे नहीं है कि बिंबिसार का 2 ही शादी हुआ था, उधर यार हिमालय क्षेत्र के भद्र राज के क्षेमा के साथ भी इसका शादी हुआ था। पर कहानी में इधर अगल बगल के 2 मामू घर यार इससे नाराज हुआ। बिंबिसार की माँ का नाम था चेलना, तो आप समझ सकते हैं कि उसके नाना कौन थे? तो चेटक। और मामू घर कहाँ था? तो लिच्छवी। वहाँ से यार पंगा हुआ, आना आनी हो गया। इधर यार कौशल से भी पंगा हुआ। तो अजातशत्रु ने प्यारे बच्चों कौशल को हराया। कौशल के राजा प्रसेनजीत, और हराने के बाद काशी पूरी तरह से मगध में मिला और प्रसेनजीत की बेटी बजीरा के साथ अजातशत्रु का विवाह हुआ। और उसके बाद प्यारे बच्चों अजातशत्रु ने लिच्छवी को भी हराया, बज्जी को भी हराया।
8 मजबूत गणराज हराना इतना संभव नहीं था। बीच में गंगा नदी, इसने यार अपने स्पाई तंत्र का सबसे खतरनाक खिलाड़ी वास्तुकार को लगाया। वास्तुकार का काम था कि मतलब कि सब जितना गणराज के प्रमुख हैं, है ना, उनमें यार विभेद कराना, और विभेद हुआ तो मतलब कि लिच्छवी जीता गया। अब मगध यार, मगध के साथ कौन कौन हो चुके हैं। अंग आ चुका था बिंबिसार के समय में, अजात शत्रु के समय में प्यारे बच्चों आपका बज्जी आ चुका है, आपका यार कौशल डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही चुका है, काशी हो चुका है। तो मगध यार अपने मतलब की चरम सीमा पर है। कहानी ऐसा भी है कि वैशाली की नगर वधु अम्रपाली थी, जिससे अजात शत्रु का प्रेम प्रसंग था। चलिए, अजात शत्रु के बाद हम लोग आते हैं, अजात शत्रु ने यार जैसा किया वैसा भरा। 544 ईसा में यार पूर्व में बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में, 492 ईसा पूर्व में बैठा प्यारे बच्चों कौन, तो अजात शत्रु। अजात शत्रु की हत्या उसका ही पुत्र उदयभद्र उदयनी ने 460 ईसा पूर्व में कर दिया। और उदयभद्र ने मगध की राजधानी आपको शिफ्ट किया कहाँ, तो राजगीर से पाटलिपुत्र, क्योंकि भाई लिच्छवी पर नजर रखना था। प्यारे बच्चों, उदयभद्र के यार 3 बेटा मुंडक, अनिरुद्ध और दशक, और दशक ही था यार नाग दशक, और नाग दशक का ही यार हत्या करके हर्यक वंश का अंतिम राजा का बात किया जाएगा तो नाग दशक, और नाग दशक का ही हत्या 412 ईसा पूर्व में करने वाला कौन है, तो शिशुनाग। और अब हम लोग बात करेंगे कि शिशुनाग ने यार मगध के उत्थान में क्या कार्य किया। शिशुनाग ने प्यारे बच्चों सबसे पहले अवंती को जीता। देखो, इसमें 4 प्रमुख मतलब ताकतवर महाजनपद थे, मगध, वत्स, कौशल और अवंती। तो अवंती को यार जीत लिया शिशुनाग। और प्यारे बच्चों, शिशुनाग ने राजधानी मगध का आपको पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, है ना जी, से कहाँ मतलब शिफ्ट किया, तो शिफ्ट किया है यार वैशाली। लेकिन 494 ईसा पूर्व में प्यारे बच्चों शिशुनाग की मृत्यु हुई और गद्दी पर बैठा काल अशोक। और काल अशोक का जब बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो काल अशोक ने क्या किया, काल अशोक के शासनकाल में ही दूसरा बौद्ध संगति हुआ 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। सब कामी अध्यक्ष था। जैसे कि पहला बौद्ध संगति आप तो जान ही रहे होंगे कि पहला बौद्ध संगति प्यारे बच्चों अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में आपको आयोजित हुआ। अध्यक्ष थे यार महाकश्यप। काल अशोक ने फिर क्या किया, देखो यहाँ से उदयभद्र राजधानी ले गया यार मतलब कि राजगीर से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से यार वैशाली ले गया शिशुनाग। और प्यारे बच्चों काल अशोक फिर कहाँ ले आया, तो वैशाली से राजधानी मगध का लाया कहाँ, तो प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र, जिसे हम लोग कुसुमपुर भी कहते हैं। यहीं पर यार बुलंदी बाग भी स्थित है। प्यारे बच्चों, सब चीज़ का मतलब कि रिवीजन आपको यार ऐसा देंगे, आप अगर रियल एस्पिरेंट हैं तो ये रिवीजन बिल्कुल आपको यार गुदगुदाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएगा। एग्जाम के समय में बच्चे के साथ हमेशा ये समस्या आता है, उसे लगता है कि यार ये भूल गया, ये याद है, ये कर दिया, वो कर दिया। जब ऐसा लगे यार फट से यार संजीवनी सीरीज में जाओ और सुनो, बिल्कुल यार तरोताज़ा हो जाओगे। और वादा कर रहे हैं कि अगर आप हमें अपना साथी बनाने के लिए तैयार हैं तो हम आपके यार साथी बनने के लिए तैयार हैं। और बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन रिवीजन, बेहतरीन जो इस समय हो सकता है आपको यार हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब कुछ यार पटना का यार बात कर लेते हैं। मन कभी कभी यार बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ पूरा यार एक मतलब समझो कि मतलब कि आडंबर का झोल चल रहा है। अब एक नया सगुफा मतलब मार्केट में चल रहा है कि हमने 20,000 रिजल्ट दे दिया। भाई कुछ तो शर्म करो यार। किसी शिक्षक का क्वेश्चन मतलब कि लड़ा नहीं, सब ने यार 21,391 के हिसाब से यार तैयारी करवाया हैं। कुछ सेट यार आसान थे और 20,000 आपने रिजल्ट भी दे दिया। और बाकी पटना के, बिहार के और बाकी जितने टीचर हैं सब ओल छिल रहे थे। अब एक कौन व्यक्ति हैं भैया, इनका नाम समझ लो कि हम रखते हैं चप्पल खोल बाबू। दुनिया का सब कर्म ये करेंगे और बिल्कुल यार सीधा बनेंगे, बिल्कुल सीधा, सब पर टारगेट करेंगे। इसलिए आप पर ये टारगेट हो रहा है, पर बिल्कुल सीधा बनेंगे। पर रील निकलेगा, साइड से रील भी निकलेगा कि विरोधी के कनपट्टी पे कट्टा टना रहेगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। भाई पढ़ा रहे हैं कि दबदबा बनाने आए हैं।
और दूसरा चीज, बिल्कुल यार खुल के दिल से मैं बोलता हूँ, मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ। कुछ दिन है ना सानिध्य मिला इतिहास के एक शिक्षक का, थोड़ा बहुत यार इतिहास जान गए हैं। आप अगर इतिहास, और मैं जानता हूँ कि आप इतिहास के शिक्षक हैं, और आप में अगर दम है तो भाई जैसा ये रिवीजन संजीवनी सीरीज में गया है, आप सेम टू सेम रिवीजन आप मतलब कि बच्चा को करा कर दिखा दीजिए। और बच्चे आप गलत सलत जो भी कमेंट आप कर सकते हैं कीजिए, पर जो सत्य था मैंने बोला। लेकिन दरोगा का जो रियल एस्पिरेंट है वो संजीवनी सीरीज का इतिहास का ये रिवीजन देख लीजिए, उसके बाद कोई कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे बच्चों, बोलना जरूरी है ना, बोलना जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि आ गया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कालअशोक और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदिन। प्यारे बच्चों, महानंदिन के बाद आपको यार महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की 345 ईसा पूर्व में। और महापद्मनंद ने मगध के उत्थान के लिए क्या क्या किया। पहला चीज प्यारे बच्चों, इसने यार कलिंग को जीता। ये प्रमाण हमें कैसे मिल रहा है कि कलिंग को जीता? तो प्यारे बच्चों ये प्रमाण हमें मिल रहा है आपको, है ना जी, कलिंग के हाथी गुफा से अभिलेख प्राप्त हो रहा है कि महापद्मनंद ने कलिंग को जीता और वहां नहर की खुदाई करवाई। और महापद्मनंद के बारे में अगर जानना है प्यारे बच्चों तो याद रखिए कि पाणिनि महापद्मनंद के दरबार में थे। महापद्मनंद का एक बेटा है जिसका नाम है ना घनानंद, कह सकते हैं नंद वंश का यार अंतिम राजा एक घनानंद, दुराचारी, व्यभिचारी, बिल्कुल मतलब कि शक्ति के मद में जिसको कहते हैं ना कि चूर हो जाने वाला, वो है प्यारे बच्चों कौन? तो प्यारे बच्चों घनानंद। अब कहानी में हम लोग थोड़ा सा यार शिफ्टिंग लाते हैं और यहाँ भारत का नक्शा है और यहाँ से समझिए कि पश्चिम, ये जो हमारा जो पश्चिम है, पश्चिमोत्तर इलाका है, ये हमेशा खतरे में रहा। तो भारत में यार सबसे पहले जो पश्चिम से आक्रमण हुआ वो यार 516 ईसा पूर्व में डेरियस प्रथम या दारा के द्वारा हुआ। इस इलाके को इसने यार कब्जा किया और इसकी जानकारी स्वयं इतिहास के पितामह हेरोडोटस दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दारा प्रथम या डेरियस प्रथम भारत के पश्चिमोत्तर इलाका से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि टैक्स लेता था। अब कहिएगा कि दारा प्रथम डेरियस कहाँ का था? तो भाई ये आपको यार आज का फारस क्षेत्र, वहाँ पर हकमनी साम्राज्य था। अब फारस क्षेत्र की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका यार आज का मान लीजिए कि ईरान, इराक, इजराइल, सऊदी अरब अमीरात, टर्की, ये सब क्षेत्र में आपको यार आएगा फारस क्षेत्र में। तो हकमनी साम्राज्य का डेरियस प्रथम यहाँ पहला बार आक्रमण किया 516 में। 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि भाई टैक्स में जाता था। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो मेन व्यक्ति का जो आक्रमण है जिसने भारत में यार उस समय बदलाव लाया, वो है यार सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर के बारे में हम लोग जानेंगे। सिकंदर यूनान के मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में 356 बीसी में आपको यार मकदूनिया में हुआ। इसके पिता यार फिलिप, माता ओलंपिया और शानदार गुरु मिले यार अरस्तु। प्यारे बच्चों, सिकंदर जब तक यार बड़ा हो रहा था उसी काल में उसके पिता फिलिप पूरे यूनान को अपने अधीन, या कह सकते हैं यूनान के सबसे शक्तिशाली मतलब ताकत बने। कौन? फिलिप। और सिकंदर की माँ ओलंपिया सिकंदर के दिमाग में बचपन से ये डाल रही है कि यू आर नॉट ए सिंपल पर्सन, तुम कुछ भी जीत सकते हो, तुम देवता के पुत्र हो। तो 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 20 साल का था तो फिलिप की हत्या हो गई और सिकंदर अपने सैनिकों के साथ, है ना जी, दुनिया के यार विजय के अभियान पर निकल गया। तो ये पहुंचता है प्यारे बच्चों फारस क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको जीता।
भाई मिस्र में मतलब कि मिस्र अफ्रीका के ऊपरी भाग मिस्र के इलाका को जीता, बेबीलोन को जीता। और फारस में उस समय प्यारे बच्चों आपका राजा था डेरियस थर्ड। लेकिन सिकंदर जब भारत की ओर आ रहा है तो यहाँ यार पेशावर में तक्षशिला विश्वविद्यालय में बैठा हुआ एक आचार्य बिल्कुल चिंतित है, इस बात को लेकर चिंतित है कि जब तक भारत के सारे 16 महाजनपद एक नहीं होगा तब तक सिकंदर का मुकाबला करना मुश्किल है। और पूरे महाजनपद को एक कौन कर सकता है, तो एक वही कर सकता है जो सबसे शक्तिशाली है। तो सबसे शक्तिशाली कौन है भैया, तो मगध है। और मगध में कौन बैठल है, तो पगला घनानंद। पगला घनानंद कहाँ बैठा है, तो मगध में बैठा है प्यारे बच्चों, मगध में बैठा है प्यारे बच्चों। घनानंद के पास पहुंच रहे हैं चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य। और घनानंद ने यार मतलब उनका तिरस्कृत किया। और चाणक्य को थोड़ा सा अच्छा से समझें, इन्हें कौटिल्य चाणक्य भी कहते हैं, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। जब अर्थशास्त्र की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको जानना है कि अर्थशास्त्र किसी यार व्यक्ति विशेष पर पुस्तक नहीं है, किसी राज्य का नाम उस पर नहीं है। राज्य कैसे चलेगा, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस व्यवस्था से संबंधित एक पुस्तक है। प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र के हिसाब से राज्य को यार 7 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला यार स्वामी राजा जो सबका यार पिता है, दूसरा अमात्य राजा के मंत्री, तीसरा जनपद राज क्षेत्र हो गया प्यारे बच्चों, चौथा प्यारे बच्चों दुर्ग किला, पांचवा कोष धन दंड प्यारे बच्चों आपको यार सेना, और मित्र, ये 7 पार्ट में इसको यार विभाजित किया गया। आगे यार क्या है भाई, देखो यार अर्थशास्त्र में दासों का चर्चा मिलता है। 9 प्रकार के यार दास थे उस समय, लेकिन इन 9 प्रकार के दास में जो अहितक प्रकार के जो दास थे वो अस्थायी थे, उनकी दासता समाप्त मतलब कि हो जाएगी, मतलब टेम्प्रोरी थे। बाकी 8 का यार मतलब कि जिंदगी भर वो दासे रहेगा, पर अहितक की दासता समाप्त हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र में क्षुद्रों को भी आर्य कहा गया। और अर्थशास्त्र में क्या है प्यारे बच्चों, तो भाई स्थायी तंत्र के बारे में चर्चा है, संचार और संस्था जो एक जगह बैठकर कार्य करे, और संचार जो घूम घूम कर काम करे। और ये जो आपका मतलब खुफिया विभाग है, गुप्तचर विभाग है, इसके जो सबसे प्रमुख जो नाम रखा गया उनका नाम रखा गया प्यारे बच्चों महाअमात्य सर्प। तो हमने यार कौटिल्य को जाना, अर्थशास्त्र को जाना, और हम लोगों ने जाना कि ये जो कौटिल्य चाणक्य हैं किनसे दुखी हुए हैं, तो ये कौटिल्य चाणक्य प्यारे बच्चों दुखी हुए घनानंद से। दिमाग में गया कि 16 महाजनपदों पर मतलब कि एक छत्र राज करने वाला कोई सही राजा इस आर्यावर्त को चाहिए, इस भारत को चाहिए, तभी भारत यमनों और शकों के आक्रमण से बचा रहेगा, यूनानियों के आक्रमण से बचा रहेगा। अब यहाँ अब कहानी इधर देखिए, सिकंदर निकल चुका है प्यारे बच्चों, और पहुंचा गंधार के राजा आम्बी सिकंदर के सामने सरेंडर गद्दार बना। उसने यार सारा भेद मतलब कि भारत का देने का मतलब उसे वादा किया। पर प्यारे बच्चों पंजाब और कश्मीर के इलाके में राजा जो राज कर रहा था उसका नाम था प्यारे बच्चों पोरस। और पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम का युद्ध या बतिस्ता का युद्ध, जिसे हम कह सकते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध, तो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ जिसमें यार पोरस हारा। अब सिकंदर के सैनिक प्यारे बच्चों हैं मतलब क्या कुला रहे हैं, क्योंकि 10 वर्ष से यार घर से बाहर निकले हुए हैं, घर की याद सता रही है। सिकंदर 19 माह भारत में प्यारे बच्चों रहा और ब्यास नदी के किनारे से भारत से लौटा। सिकंदर के नाम पर कुछ शहर भी बसे, जैसे सिकंदरिया प्यारे बच्चों, निकैया, बुकेफाल, ये सिकंदर के नाम पर बसने वाले शहर हैं। सिकंदर यार है ना, भारत से 1 लाख सांड अपने देश भेजा था, 1 लाख सांड भेजा था। और सिकंदर की मृत्यु तो आप जान ही रहे हैं कि 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ।
अब देखिए यार, घनानंद को हराने वाला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम कौन क्या? तो मुर्रा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन? कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सारा दीक्षा कहाँ दिया? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में। प्यारे बच्चों, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। कई जगह मतभेद हैं, कई जगह आपको 321 ईसा पूर्व भी आएगा, पर जो ऑथेंटिक है वो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना हुई तो अब देखो क्या क्या हो रहा है भैया। सबसे पहला चीज, प्यारे बच्चों, अखंड भारत का पहला राजा बनने वाला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिम में बात करें तो प्यारे बच्चों वो गुजरात तक पहुंचा। इसका प्रमाण हमें यार जूनागढ़ अभिलेख से मिल रहा है, जहां उसने यार सुदर्शन झील बनवाया। उस समय यार उसके जो राज्यपाल थे वहां पर, वो कौन था भाई? पुष्पगुप्त वैश्य ने उसके लिए सुदर्शन झील बनवाया। फिर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, सुदर्शन झील का रिपेयरिंग वाला काम अशोक ने यार करवाया था। और अशोक के समय में वहाँ का मतलब कि जो राज्यपाल थे कौन? तो यमनराज तुसाफ। यमनराज तुसाफ उसके यार वो थे। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन अभिलेख, सुदर्शन झील आप याद रखेंगे। अब याद रखिए प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया, है ना जी। सेलुकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने यार इंडिका लिखा। पर कैसे कहेंगे इंडिका के बारे में कि क्या अकेले मतलब ये पूरा इंडिका लिखा? प्यारे बच्चों, इंडिका संकलन है। उस समय और भी मतलब कि दार्शनिक यहाँ पर काम कर रहे थे। कौन कौन? स्ट्रेबो, जस्टिन, एरियन, प्लूटार्क, इन सब से मतलब कि कथनों को लेकर इंडिका को लिखा गया। पर इंडिका में बहुत सा चीज असत्य है। जैसे इंडिका में कहा गया कि भारत में 7 जाति हैं, पर भारत में प्यारे बच्चों 4 वर्ण थे, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। भारत में प्यारे बच्चों 4 वर्ण थे। इंडिका में कहा गया कि भारत में दास प्रथा नहीं था, लेकिन प्यारे बच्चों भारत में यार दास प्रथा था। अर्थशास्त्र इसको प्रमाणित कर रहा है, चाणक्य प्रमाणित कर रहे हैं कि, है ना, 9 प्रकार के दास हैं, जिसमें अहितक टेम्पोररी दास है। इंडिका में कहा गया है कि भारत में कभी अकाल नहीं आता है, लेकिन यार भारत में अकाल आया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के जो अंतिम दौर था अकाल से गुजरा, और इसी के सदमा में यार चंद्रगुप्त मौर्य ने तो यार गद्दी छोड़ा। और 298 ईसा पूर्व में श्री सरवन बेलगोला में संलेखना विधि से प्यारे बच्चों मतलब कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना यार प्राण त्यागा। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लोग कहते थे सेंड्रोकोटस, और सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही है। इस बात की जानकारी हमें मिलता है विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स ने पहचाना कि जो सेंड्रोकोटस है वो कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया प्यारे बच्चों, और सेलुकस निकेटर को हराकर उसकी बेटी हेलेना के साथ इसका विवाह हुआ प्यारे बच्चों। और दहेज में क्या लिया? तो दहेज में ये प्राप्त किया अफगानिस्तान का इलाका, हेरात, कंधार, काबुल, मकरान, इसको यार दहेज में मिला। तो सोचो यार, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब समझ लो कि अफगानिस्तान तक, इधर पश्चिम में भारत में यार, दक्षिण में कर्नाटक तक, प्यारे बच्चों पूरा मध्य भारत, प्यारे बच्चों आपका यार मतलब उत्तर पश्चिम के कुछ इलाकों को छोड़ दो तो पूरा भारत एक मत में था। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है और गद्दी पर आकर बैठते हैं उसका पुत्र बिंदुसार। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा तो सपोर्ट कीजिए। तो कौन बैठता है गद्दी पर? तो गद्दी पर बैठता है बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार के बारे में जानना है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मान रहा है। आजीवक संप्रदाय के मतलब कि प्रणेता कौन है? इसके मतलब कि इसको स्टार्ट करने वाले कौन है? तो मखली गोसाल है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मान रहा है, और चंद्रगुप्त मौर्य को प्यारे बच्चों जैन धर्म का दीक्षा देने वाला कौन है? तो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को यार जैन धर्म का दीक्षा दिया।
आपने यार फाउंडेशन किया है तो यार ये सब चीज़ तो आपके दिमाग में मतलब कि नचना ही चाहिए। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को यार प्यारे बच्चों जैन धर्म का दीक्षा दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, और बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात, शत्रुओं का वध करने वाला। शीर्षसेन और भद्रसार भी इसे कहते हैं। बच्चों अब बिंदुसार का बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि बिंदुसार के शासन काल में यूनान के राजा एंटियोकस का दूत डाइमेकस भारत में आया और बिंदुसार ने यार उससे मांग किया क्या, तो बिंदुसार ने मांग किया सूखा अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। सूखा अंजीर और मदिरा मिला पर दार्शनिक नहीं मिला। पर प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है कि बिंदुसार के ही शासनकाल में मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत डायनोसियस भारत में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई बिंदुसार अब बूढ़ा हो रहा है। बिंदुसार के करीब 100 पुत्र हैं। अब 100 पुत्र हैं प्यारे बच्चों, तो सभी पुत्र या राजा बनने के मतलब की लड़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन 100 पुत्र में बिंदुसार जिसको सबसे कम मान रहा है उसको यार अशोक को मान रहा है। अशोक को मान रहा है क्यों? क्योंकि अशोक की जो माँ थी एक समान ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। पटना के बगल में यार चंपा नगर की वो थी। और दूसरी बात कि अशोक यार बदसूरत, काला कलूठा, बचपन में ही चेचक हो गया था, तो मतलब भद्दा भी, पर यार जिज्ञासा और जिजीविसा सबसे तेज है ना जी। मेहनती सबसे ज़्यादा अशोक, दिमाग में सबसे शातिर अशोक, और अशोक गद्दी को अपना मान चुका है। अशोक गद्दी को अपना मान चुका है। पर बिंदुसार नहीं चाह रहा है कि अशोक गद्दी पर बैठे। इसलिए प्यारे बच्चों बिंदुसार हमेशा अशोक को मगध से दूर रख रहा है। उसे यार उज्जैन का गवर्नर बनाया। पहली बार जब तक्षशिला में विरोध हुआ तो प्यारे बच्चों अशोक को शांत करने के लिए भेजा। इस चीज़ का प्रमाण आपको बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन से मिलता है। दिव्यवादन से मिलता है कि उसको यार कहाँ भेजा, तो तक्षशिला भेजा। और प्यारे बच्चों तिब्बती लेखक तारानाथ के हिसाब से नेपाल में भी अशोक विद्रोह दबाने गया था। अशोक विद्रोह दबाने गया था। पर देखो यहाँ क्या हो रहा है। अब अशोक देख रहा है कि बाबूजी एकदम बूढ़ा हो रहे हैं, कब चल जाएंगे। बाबूजी के दिमाग में बैठे है सुसेम की माँ थी चारुमित्रा, कि इस सुसेमे को गद्दी पर ही बैठाएंगे। तो अगला बार जो तक्षशिला में विद्रोह हो रहा है तो अशोक कहता है कि आज तबीयत खराब है पापा, जो आप मतलब कि सुसेम को भेजिए। सुसेम उधर गया और इधर देखिए चाणक्य का चेला राधा गुप्त के मदद से अशोक गद्दी पर बैठा और अपने मगध के गद्दी पर बैठा। मगध के गद्दी पर बैठा प्यारे बच्चों, और आगे चलकर अब इसने अपने यार भाइयों की हत्या भी की। कोई प्रतिद्वंदी इसका ना रहा। बिल्कुल निष्ठुरता का इसने यार प्रमाण दिया। इसे यार चंट अशोक, निष्ठुर अशोक, 10 तरह का जितना गंदा चीज बोल सकते हो वैसा अशोक इसे यार कहा जा रहा है। शासन काल के यार 8वें वर्ष में अशोक प्यारे बच्चों कलिंग का युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग में जो यार रक्तपात हुआ, कहा जाता है कि अशोक को उसको देखकर हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने यार बौद्ध धर्म को अपनाया। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया उपगुप्त। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक का पूरा जो टारगेट हो गया कि अपने राज को हमको इस व्यवस्था में चलाना है कि जियो और जीने दो, है ना जी। और धर्म की नीति अपनाना है। और धर्म की नीति मतलब क्या, कि भाई पवित्रता होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, न्याय होना चाहिए प्यारे बच्चों, है ना, प्रेम होना चाहिए, दान होना चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए। मतलब कि जियो और जीने दो का नीति ये दुनिया को समझाने के लिए आगे बढ़ा। अहिंसा का प्यारे बच्चों पुजारी बना। प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे अशोक की लिपियों का। जब अशोक की लिपियों का बात करेंगे तो देखो यार इसकी जो लिपि थी आपको ब्राह्मी, अराइमिक, ग्रीक और खरोष्टी। तो ब्राह्मी, अराइमिक, ग्रीक और खरोष्टी। और खरोष्टी लिपि में अशोक का लिखा हुआ जो अभिलेख, अशोक
का अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो आप कहेंगे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से खरोष्टी लिपि में लिखी लेख प्राप्त हुआ। और ब्राह्मी लिपि को पहले पढ़ने वाला 1837 में कौन? तो जोसेफ प्रिंसेप। प्यारे बच्चों कौन? तो जोसेफ प्रिंसेप। जोसेफ प्रिंसेप 1837 में इन्होंने यार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। अब हम और बात करते हैं प्यारे बच्चों अशोक का। प्यारे बच्चों अशोक ने यार बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मतलब कि यार शिलालेख, गुहालेख, मतलब कि लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख, मतलब ये पूरा जीवन यार बौद्ध धर्म के प्रचार में, शांति और अहिंसा में इसने यार बिताया। प्यारे बच्चों वर्तमान में अशोक ने यार 14 बड़े अभिलेख लिखे थे, जिसमें यार आपको 40 बड़े अभिलेख लिखे थे, जिसमें 14 मिला है। ये 14 अभिलेख में अशोक की आज्ञाएं हैं, ये हमेशा पूछता है। तो पहला अभिलेख क्या कह रहा है? पहला अभिलेख, अशोक का पहला अभिलेख कह रहा है कि पशु बलि पर रोक होना चाहिए, सामाजिक समारोह में कम से कम खर्च होना चाहिए। दूसरा अभिलेख क्या कह रहा है अशोक का? प्यारे बच्चों दूसरा अभिलेख कह रहा है कि मनुष्य के लिए भी अस्पताल, चिकित्सालय होना चाहिए और पशुओं के लिए भी चिकित्सालय होना चाहिए। और साथ साथ में पड़ोसी राज्यों का चर्चा है, जैसे चेर, चोल, है ना जी, और आपको ताम्रलिप्ति। अशोक का तीसरा अभिलेख क्या कह रहा है? अशोक का तीसरा अभिलेख प्यारे बच्चों कह रहा है, अशोक आज्ञा दे रहा है क्या? कि जो भी मतलब कि पद हैं, जो भी महामात्य हैं, जो भी यार प्रशासनिक अधिकारी हैं, हर 5 साल पर मतलब एक बार उनको धम्म की यात्रा पर निकलना चाहिए। अब अशोक के यार थोड़ा सा प्रशासनिक अधिकारियों का बात कर लिया जाए तो देखो यार बड़े बड़े प्रदेश का मतलब कि प्रमुख न्यायिक प्रमुख रज्जुक था। रज्जुक प्यारे बच्चों जो न्याय करता था किसके अंडर में? अशोक के अंडर में। लेकिन जिला अधिकारी को हम लोग प्रादेशिक या युक्त कहते थे, उसे यार ग्रामिकी भी कहते थे, भूमिके भी कहते थे जिला अधिकारी को। अब जिला का काम क्या है? तो गांव को देखना। तो गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था और जिला और गांव के बीच में जो संबंध बनाने वाला जो काम था वो करते थे प्यारे बच्चों स्थानिक। इधर का बात इधर करने वाले कौन थे? स्थानिक। उसी तरह से प्यारे बच्चों सीता अध्यक्ष भूमि का देखरेख करते थे। प्यारे बच्चों गणाध्यक्ष आपको यार बेस्यालों का देखभाल करने वाला। नौका अध्यक्ष प्यारे बच्चों बंदरगाहों का देखभाल करने वाला। लोहा अध्यक्ष आपका यार मतलब कि खदानों का देखभाल करने वाले। इस ढंग से यार आप अध्यक्ष जो है वो फट से आप इसको आप पकड़ लीजिएगा, फट से पकड़ लीजिएगा। देखिए न्याय की व्यवस्था जो मौर्य काल में थी वो क्या थी? तो न्याय की व्यवस्था मौर्य काल में प्यारे बच्चों देखो यार न्यायालय था धर्मस्थायी। तो धर्मस्थायी जो न्यायालय था यहाँ पर यार आपका देखा जाता था क्या? तो सिविल मामला, शादी ब्याह का लफड़ा, मतलब कि इधर उधर वाला चीज है ना, धन संपत्ति का जो विवाद है, बंटवारा है, ये सब यार धर्मस्थायी में देखा जाता था। लेकिन यार फौजदारी, मारपीट फौजदारी वाला जो मामला है वो देखा जाता था कंटक शोधन में, कंटका शोधन में। और प्यारे बच्चों मौर्य काल में स्त्रियों के दशा पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मौर्य काल के में स्त्रियों के दशा पर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मौर्य काल में स्त्रियों के दशा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए मौर्य काल में जो स्त्रियां थी, है ना जी, बहुत अच्छा स्थिति तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि घर में यार बंद करके रखा जाता था, है ना जी। और जो स्त्रियां घर में रहती थी उसे चाणक्य ने कहा था क्या? अचभ भी निष्कासनी, अच भी निष्कासनी, अच भी निष्कासनी, अच भी निष्कासनी, याद रखिएगा, अच भी निष्कासनी। और प्यारे बच्चों जो स्त्रियां एकदम खुलेआम थी और मतलब देह व्यापार की कार्य कर रही थी उसे कहा जा रहा था रूप जीवा। क्या कहा जा रहा था? रूप जीवा। फिर यार अशोक के बारे में आप जानते होंगे कि उसने यार बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उस समय श्रीलंका के राजा कौन थे? तो श्रीलंका के राजा थे तिस्सा।
अगर फाउंडेशन किए होंगे तो मजा तो आना ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको यार वहां के राजा कौन थे? तो तिस्सा। लेकिन यार बहुत अशोक ने प्यारे बच्चों और जगह पर भी अपने यार धर्म प्रचारक भेजे। जैसे प्यारे बच्चों, रक्षित नामक धर्म प्रचारक गया कहाँ? तो उत्तरी कन्नड़ इलाका में। महादेव नामक धर्म प्रचारक कहाँ? तो मैसूर इलाका में। आपको प्यारे बच्चों महाधर्म रक्षित का बात किया जाए तो महाराष्ट्र में। और प्यारे बच्चों सोना और उत्तर का बात किया जाए, सोना और उत्तर का बात किया जाए तो स्वर्ण भूमि में। तो देखिए यार, पहला आपका यार क्या था अभिलेख? तो आप कहेंगे कि पहला तो पशु बलि पर रोक लगना चाहिए और फिजूल खर्चा पर रोक लगना चाहिए। दूसरा कि पशुओं के लिए भी चिकित्सालय, और मतलब कि आपका मतलब कि मनुष्य के लिए भी चिकित्सालय। और तीसरा अभिलेख क्या कह रहा है? तीसरा अभिलेख कह रहा है कि, है ना, कि भाई सबको मतलब कि जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हर 5 साल में धर्म यात्रा पर निकलना चाहिए। अशोक का चौथा अभिलेख प्यारे बच्चों कहता है कि भेरी घोष बंद करो। भेरी मतलब कि युद्ध का जो तुड़तुड़ी होता है, भेरी घोष खत्म करना है और धर्म घोष को लागू करना है। अशोक का पांचवा अभिलेख प्यारे बच्चों कहता है, अशोक का पांचवा अभिलेख कह रहा है कि महामात्यों का नियुक्ति किसके लिए? किसके लिए? धर्म के प्रचार के लिए। और धर्म के यार उस समय यार धम्म महा जो अमात्य थे वो चापड़ थे। तो ज्यादातर जो शिलालेख है वो चापड़ द्वारा ही रचित है। अशोक के छठा अभिलेख प्यारे बच्चों कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति राजा से मिल सकता है। और सातवां अभिलेख कह रहा है कि यार सब धर्म मतलब कि सभी धर्म विभेद नहीं होना चाहिए, मतलब कि सब धर्म संभावना होनी चाहिए। और अशोक के आठवां अभिलेख प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? अशोक का आठवां अभिलेख कह रहा है क्या? जो बच्चा यहां तक पहुंचे हो जरूर कमेंट करना कि प्रयास कैसा लग रहा है मेरा, क्योंकि दरोगा का एस्पिरेंट है तो उसको तो ये अच्छा लगना चाहिए। जिसने फाउंडेशन कर लिया है, जिसका IQ लेवल अच्छा है, उसको ये अच्छा लगना चाहिए। तो आठवां अभिलेख में प्यारे बच्चों चर्चा है, किस चीज का चर्चा है? तो अशोक के धम्म यात्रा का चर्चा है। अशोक प्यारे बच्चों अपने शासन के 10वें वर्ष में पहुंचा बोध गया, शासन के 14वें वर्ष में पहुंचा प्यारे बच्चों नेपाल। और नेपाल में पहुंचने के बाद उसने यार कनक मुनि के प्रतिमा को दुगना आकार का किया। और अशोक अपने यार शासन के 20वें वर्ष में आपको पहुंच रहा है कहाँ? तो पहुंच रहा है प्यारे बच्चों लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी, जहाँ यार गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और वहाँ जाकर यार उसने वहाँ का कर को 1/8 भाग कर दिया। और वह भी 1/8 भाग जो आता था वो लुम्बिनी के ही उत्थान में लगता था। नौवां प्यारे बच्चों जो अशोक का अभिलेख है वो प्यारे बच्चों धर्म की यात्रा है, धर्म का समारोह है, धर्म समारोह। और 10वां अभिलेख प्यारे बच्चों आपको यार कह रहा है कि धर्म नीति सर्वश्रेष्ठ, मतलब कि कोई भी अपने ख्याति के लिए कार्य ना करे। अशोक का आज्ञा है अपने सभी पदाधिकारियों को, जो करो यार धर्म के लिए करो। और 11वां प्यारे बच्चों धर्म नीति की व्याख्या है। और 12वां धर्म की सही धर्म के मतलब कि धर्म के ऊपर पेशेंस रखने से संबंधित है। और 13वां अभिलेख तो आप जान ही रहे हैं कि अशोक का प्यारे बच्चों जो 13वां अभिलेख है उसी में यार कलिंग युद्ध का चर्चा है, 5 यमन राजाओं का चर्चा है। और अशोक का जो 14वां अभिलेख है यह कह रहा है, क्या कह रहा है? अबे बोर तो नहीं हो रहे हो? क्या कह रहा है? अशोक का प्यारे बच्चों आपका 14वां अभिलेख कर रहा है कि सभी को धार्मिक जीवन जीना चाहिए। प्यारे बच्चों देखो यार, दिल आत्मा से यार पढ़ाता हूं, प्यारे बच्चों दिल आत्मा से पढ़ाता हूं यार, है ना, विरोध दिल आत्मा से। देखो अभी मार्केट में यार एक नया सगुफा, मतलब कि बच्चे के दिमाग को हैक करने के लिए क्या करें। अब यार अंत हो गया तो मतलब कि बोलना पड़ रहा है, मतलब कि 20,000 रिजल्ट हम ही दे दिए। अब किन की बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे, आप नाम रख सकते हैं चप्पल खोलू सर, जो बच्चों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। और खास करके बिहार पुलिस के बच्चों के साथ तो और भी।
भाई इस बार बिहार पुलिस में किसी का भी क्वेश्चन नहीं लड़ा, सभी ने तैयारी 21,391 के हिसाब से कराया था और लड़ा। और बात कोई कहता है कि लड़ा तो मेरा आपसे 2% ज़्यादा लड़ा। भाई इतना तो जुल्म नहीं कीजिए। मतलब एक कौन बंधु हैं? ये बंधु सबके बारे में बोलेंगे, सबका कटाक्ष करेंगे और बिल्कुल यार सीधा मतलब कि बनने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल सीधा दम्बुआ बन जाएंगे। लेकिन इनका रील जरूर निकलेगा कि विरोधी के कनपट्टी पे कट्टा सटा रहेगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, मतलब निकलेगा, मतलब कि है ना। मतलब कि भाई ये शिक्षक हैं कि क्या हैं कि ये सब चीज़ मतलब देखने को मिल रहा है। तो इतना आप मतलब कि मार्केट को बिल्कुल इतना अंधा मत समझिए। बहुत लोग मतलब कि आपको देख रहा है, बहुत लोग आपको देख रहा है और बहुत मतलब कि आपको अपने ऊपर शान होगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं तो साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टीचर हूं, इतिहास किसी के संसर्ग में रहकर सीख गया। आप हमारे त्रिशूल संस्थान यूट्यूब चैनल पर संजीवनी रिवीजन सीरीज मैंने डाला है, आप सेम टू सेम मतलब ये रिवीजन बच्चों को करा दीजिए। मैं समझूंगा कि मतलब कि बच्चों का मतलब कि बागडोर बिल्कुल सही हाथों में है। पर कंफ्यूज मत कीजिए, आप करें तो मतलब कि रासलीला और दूसरा करें तो कैरेक्टर ढीला, और सब काम करके मतलब सीधा बनने का नाटक मत कीजिए। बिल्कुल मतलब कि ऑथेंटिक चीज़ पढ़ाइए और बकवास कीजिएगा। ये 20,000 30,000 वाला तो हम मतलब कि छोड़ेंगे नहीं, आपके खिलाफ बोलेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि आप कोई दूध से धुले हुए नहीं हैं। आप भी मतलब कि कहीं पर कुछ चूकते नहीं हैं, कोई दिखावा करने में आप चूकते नहीं हैं। चाहे आप भंडारा कर लें, चाहे लड्डू बंटवा दें, चाहे मतलब कि आप मतलब कि बिना चप्पल के चलें, सब देखेगा आपको। चलिए प्यारे बच्चों आगे आते हैं, और देखो जरूरी है तो कर रहे हैं। आगे आते हैं और बात करते हैं कि अशोक के बारे में हम लोग इतना चीज़ जाने। देखो यार अशोक के ब्रह्मगिरी अभिलेख में महात्मा बुद्ध के पुत्र राहुल की चर्चा है, महात्मा बुद्ध की पुत्र राहुल की चर्चा है। और प्यारे बच्चों अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई, और अशोक की मृत्यु के बाद प्यारे बच्चों अशोक का जो उत्तराधिकारी है वो कुणाल है। और अभिलेखों से अशोक का एक पुत्र का नाम पता चल रहा है तीवर, लेकिन अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल है। और अशोक का पोता दशरथ को आपको याद रखना है। और दशरथ जब यहाँ पर आ गए हैं तो क्यों ना चलें हम जहानाबाद के बनावर गुफा में। तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बनावर गुफा में प्यारे बच्चों गुफाएं बनाई, ऋषि लोमस गुफा, कर्ण गुफा, सुदामा गुफा और विश्वकर्मा गुफा। और उसका पौत्र कौन, उसका पौत्र कौन, तो दशरथ ने प्यारे बच्चों आपको बनाया नागार्जुन पहाड़ी जहानाबाद में यार आजीवक संप्रदाय के लिए यार गुफा। और मौर्य वंश का प्यारे बच्चों अंतिम राजा की जब बात करेंगे तो यह है यार बृहदत्त। अब बृहदत्त को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने प्यारे बच्चों शुंग वंश की स्थापना की। बृहदत्त को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने प्यारे बच्चों शुंग वंश की स्थापना की। और आप कहिएगा कि कैसा था यह पुष्यमित्र शुंग जिसने यार बृहदत्त को हरा दिया। आप अपने नज़र से देखेंगे तो उसने गलत किया, और हमारे नज़रिए से देखिए तो सही किया। सही किया तो भारतवर्ष के लिए सही किया, क्योंकि पश्चिम यह हमेशा डेंजर है। और केंद्र जब कमजोर होगा तो कैसे यार मगध एक एक को जोड़ जोड़ के बना था, तो जैसे यार केंद्र कमजोर होगा तो अवंती अलग होना चाहेगा, फलना अलग होना चाहेगा, ढकना अलग होना चाहेगा, और जब ये अलग होने चाहेगा तो इधर से तो तगड़ा तगड़ा मार होगा। इस कारण से पुष्यमित्र शुंग ने प्यारे बच्चों बृहदत्त की हत्या 184 ईसा पूर्व में कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की। अब यहाँ से जानना है पुष्यमित्र शुंग ने यार एक कार्य किया। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग अयोध्या के अभिलेख से जानते हैं। अयोध्या के अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसने दो अश्वमेघ यज्ञ कराया, 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया, और इसका उत्तराधिकारी धनदेव था। उसी तरह से आपको पतंजलि योग शास्त्र के रचयिता पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में थे। तो योग शास्त्र के रचयिता पतंजलि के महाभाष्य में
ये लिखित है कि पुष्यमित्र शुंग के समय आपको आक्रमण हुआ है, मतलब कि भारत पर यमनों का। उस तरह से हर्ष चरित्र में भी पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिखा हुआ है। और पुष्यमित्र शुंग से संबंधित ही प्यारे बच्चों बेसनगर अभिलेख, ये बेसनगर आपका स्थित है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। इसमें इसे हेलियोडोरस का स्तंभ भी कहते हैं। रिवीजन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों जिस तरह से मैं वादा कर रहा हूँ, जिस तरह से इतिहास तो मेरा सब्जेक्ट है भी नहीं, जिस तरह से आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ उसी तरह से यार आपको पॉलिटी भी कराऊंगा, उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी भी कराऊंगा। बस आपका प्यार चाहिए, समर्थन चाहिए। शिक्षा बिल्कुल यार जो अप टू डेटेड होता है, दिमाग में घुसा देने वाला, वो चीज़ देंगे आपको। सभी को जय हिंद, जय भारत।